बूस्टर पैकेज अनाउंस किया था, उसकी एक एक पाई कहां, कब और कैसे लगाएगी भारत सरकार। अनुराग ठाकुर हमारे साथ है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यह है अनुराग कि आपने जितनी बार कहा और जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़, तो आपका विपक्ष कहने लगा कि ये तो सिर्फ 2% है जीडीपी का, आप इसको 10% क्यों कह रहे हैं और ये बिल्कुल नाकाफी है। अनुराग, मुझे लगता है देश को जो सबसे पहले जरूरत थी कोविड-19 से लड़ने के लिए, हर भारतवासी की जिंदगी बचाने की, वो माननीय मोदी जी ने जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया और जो निर्णय उसके बाद एक लिए, उसकी पूरी दुनिया में भूरी भूरी प्रशंसा हुई। दुनिया के 15 देशों की जनसंख्या मिलाएं और भारत की मिलाएं तो एक बराबर है। वहाँ में मौत 83 गुना ज़्यादा हुई है भारत के मुकाबले, केसेस 43% ज़्यादा बढ़े होंगे। एक तो वहाँ पर हमने कोविड-19 से लड़े, लेकिन उसके बाद जब सहायता देने की बात आई तो हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, जहां पर गरीब वर्ग को सबसे पहले अनाज और उनके खातों में पैसा डालने का काम किया। और जब 20,97,000 करोड़ का पैकेज हम लेकर आए तो माननीय मोदी जी ने जो देश के सामने बात कही थी उसको हमने पूरा किया है। और मुझे लगता है विपक्ष निश्चित तौर पर आलोचना कर सकता है, लेकिन जब वो 5% की बात करते थे जीडीपी का, जब हमने 10% दिया तब भी वो आलोचना करते हैं। मुझे लगता है अगर आप दुनिया भर के देशों का देखेंगे जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की है उसी आधार पर भारत ने भी की है। बात यह है कि 20,97,000 करोड़ रुपया जो हमने पैकेज के रूप में दिया है जी, वो जनता के पास कैसे जाएगा। हमने सीधा बैंक खातों में पैसा भी डाला, चाहे वो 20.5 करोड़ जनधन खाता धारक थे, 41,000 करोड़ उनके खातों में डाल दिया। 2 करोड़ 20 लाख वृद्ध विधवा पेंशनर थे, दिव्यांग थे, उनके खाते में 2800 करोड़ रुपया डाल दिया। 7 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर मुफ्त में भरवा कर दिए, लगभग 9,000 करोड़ के। यही नहीं, किसानों के खातों में 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया अलग से डाला जी। आखिरकार ये सीधा पैसा भी उनके खातों में डाला है। और बैंकों के माध्यम से भी लिक्विडिटी देने के लिए 20% जो मिलेगा व्यवसाय करने वालों को और मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग, इनको 3 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेट्रल के मिलेगा। यानी कि भारत सरकार उसकी 100% गारंटी दे रही है। अगर कोई खराबी होती तो भारत सरकार उसका पैसा चुकाएगी, लेकिन व्यापार जल्दी से शुरू हो पाए, कारोबार शुरू हो पाए, उसके लिए पूरे का पूरा 3 लाख करोड़ का इंतजाम भारत सरकार ने किया। इसके अलावा भी 15% तक की इक्विटी उन एनपीए खाता धारकों के लिए जिनके अकाउंट खराब हो गए थे, उनको 75 लाख तक देने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आलोचना करने वाली बात है, क्योंकि हमने लगभग सभी वर्गों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। आप ये कहते हैं अनुराग जी, लेकिन आप और आपकी साथी जो आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, शायद वो पहले ऐसे वित्त मंत्री होंगे जिनको इस तरह की एक इकोनॉमिक इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आप आरबीआई को मोनेटाइज कर दीजिए और फिर वो एक ऐसा तरीका होगा जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, पिछले 2 महीनों में हमने लाखों लोगों से देश भर में सुझाव लिए जी, वेबिनार्स करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, वर्चुअल मीटिंग्स करके, और इन सब से जो हमें फीडबैक मिला, फिर मंत्रालयों से अलग अलग बैठकें की गई, सबसे चर्चा करके सब स्टेक होल्डर्स के बाद हमने निर्णय लिया कि जिस गरीब के खाते में पैसा चाहिए उनके खाते में पैसा भी डाला। जिन किसानों को फसल खरीद के लिए पैसा चाहिए था 74,000 करोड़ रुपया हमने फसल खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए दिया। 18,000 करोड़ उनके खाते में अलग से डाला। 86,000 करोड़ रुपए के ऋण हमने उसी 1.5 महीने के अंदर किसानों को दिए, और जो 4.25 लाख करोड़ किसानों ने लोन ले रखा था उस पर ब्याज जो था उसको भी राहत दी कि 3 महीने तक आपको किस्तें नहीं देनी जी। मैं आरबीआई का धन्यवादी हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भी उनसे आग्रह किया मॉरेटोरियम देने के लिए, यानी कि
किश्त ना चुकाने के लिए 3 महीने की छूट पहले दी, अब 3 महीने की और दे दी है। तो 6 महीने तक आपको अपनी किश्त नहीं देनी, वो भी कर दिया। उसको टर्म लोन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कर दिया। 40 बेसिस पॉइंट एक बार फिर आपके इंटरेस्ट रेट में कम कर दिया, और रिवर्स रेपो रेट में भी 40 बेसिस पॉइंट कल और कम कर दिए। मैं आरबीआई के गवर्नर और उनके सारी टीम का बहुत आभारी हूं। अगर आप पिछले साल से देखेंगे, 2019 की शुरुआत से अब तक 6.5% से आज 4% पर आकर ऋण के खड़ा हो गया है, जो उसकी अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है जी। ये क्यों हुआ? लगातार इसमें कटौती की गई है। इससे व्यापार करने वालों को, लोन लेने वालों को लाभ मिलेगा ताकि कारोबार बढ़ा सकें। लेकिन दूसरी ओर जो सुकन्या समृद्धि योजना है, या हमारे वृद्ध बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग, उनके लिए वयो वंदना योजना हो या बाकी योजना हो, उनके माध्यम से इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखा गया है। तो सभी का ख्याल रखा, व्यापार कारोबार करने वालों का, एजुकेशन लोन लेने वालों का, उनको सस्ता ऋण कर दिया है, लोन का इंटरेस्ट रेट। लेकिन जहां पर कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको आवश्यकता है ज्यादा इंटरेस्ट रेट की, उनके लिए ज्यादा भी किए। तो ये मिश्रण करके चले। इतने बड़े देश में आप एक तरफा होकर नहीं चल सकते। हमें देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है। तो हमने 21 लाख करोड़ के लगभग का ये जो पैकेज दिया है, इसके साथ बहुत सारी, ऐश्वर्या जी, हम लोग रिफॉर्म्स भी लेकर आए जी। और मैं कहूंगा कि 2020 इतिहास में रिफॉर्म्स के ईयर के रूप में देखा जाएगा। चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो, एपीएमसी एक्ट हो, एमएसएमई की परिभाषा बदलने की बात हो, इन सबको चुंगल से छुड़ाया है, जंजीरों से मुक्त किया है। जो कानून ने इनको बांध रखा था कि ये बढ़ नहीं सकते थे, आज एक माइक्रो यूनिट जो सूक्ष्म उद्योग है, वो क्या करेगा? वो 25 लाख की निवेश करता था पहले, आज वो 1 करोड़ तक का कर सकता है, 5 करोड़ तक की टर्नओवर कर सकता है। लेकिन अनुराग जी, ये कोविड-19 से ये जो हमारी लड़ाई है, ये कोई एक दिन, सप्ताह, माह की नहीं, ये एक लंबी लड़ाई है। तो क्या भारत सरकार, इज द इंडियन गवर्नमेंट, वो अपनी जो बाइंग परचेज, जो अपनी बाइंग पावर है, क्या हम उसको रिजर्व करके रख रहे हैं क्या, ताकि क्योंकि इसकी लॉन्ग हॉल में रहे? क्योंकि ये भारत की लड़ाई और सारे विश्व की लड़ाई कोविड-19 से बहुत लंबी होने वाली है। देखिए, अगर आप आज भी देखेंगे तो जो रिजर्व्स आरबीआई के साथ हैं, वो रिकॉर्ड आज तक का है। इसका मतलब भारत की आर्थिक स्थिति उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि जितने आपको आज तक कभी रिजर्व्स नहीं रहे, उससे ज्यादा आज है। वहीं दूसरी ओर हमने जितना जनता को पैसा भी दिया, हमने 1 और 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक का अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिया, और राज्य की सरकारों के माध्यम से दिया। अब 8 करोड़ प्रवासी जो मजदूर हैं, उनको 3500 करोड़ रुपए का अनाज भी बिल्कुल उसी तर्ज पर मुफ्त देने का काम किया है। रेलवे से वापस ले जाने के लिए उनको 85% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार वहन कर रही है। हम खर्च तो कर रहे हैं, जैसे हमने 52,608 करोड़ रुपया सीधा खातों में लोगों के ट्रांसफर किया है। उसके साथ साथ हमने राज्य की सरकारों को पिछले 2 महीनों में 92,077 करोड़ रुपया, 92,077 करोड़ रुपीस हमने 2 महीनों में राज्य की सरकारों को डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में दिया, जो केंद्र के टैक्सेस में से उनको हिस्सा देने के लिए। हालांकि हमारी उतनी कलेक्शन नहीं हुई, लेकिन ओरिजिनल जो बजट एस्टिमेट है उसके अनुसार हमने पैसा दिया। 11,000 करोड़ रुपए हमने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में राज्यों को दिया। 19,000 करोड़ रुपए हमने जो कमी होती थी उनकी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में, वो हमने उनको दिया। अनुराग जी, आपने 40,000 करोड़ रुपए आपने माइग्रेंट लेबरर्स की बात पैसा दिया जी, आपने माइग्रेंट लेबरर्स की बात की, और पूरे हिंदुस्तान में हमने ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इनका ये जो इशू है, ये बहुत बड़ा है। आपने कहा 8 करोड़, मैं कहता हूं अगर इसके आधे भी वापस गए हैं तो मनरेगा के अंतर्गत आपने अभी तक 40,000 करोड़ रुपए आपने दिए हैं। क्या आपको लगता है अब जब ये सब वापस पहुंचेंगे गांव, तो आपको और नौकरियां और आपको जॉब्स को पैदा करना पड़ेगा और उनका प्रोविजन बनाना पड़ेगा? तो क्या इसमें मनरेगा के अंदर ये पैसा काफी है हमारे ये जो मजदूर भाई हैं इनके लिए? मैं धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछा। जो लोग कल तक कहते थे कि हम मनरेगा लाए, कभी उनसे पूछिए जी, जितना वो बजट रखते थे उतना पैसा भी नहीं, उससे बहुत कम पैसा खर्च करते थे। मुश्किल से 30,000 करोड़ खर्च कर पाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने
जितने प्रवासी मजदूर अपने राज्य में वापस गए उनको 85% रेल का किराया भी केंद्र सरकार ने खर्च किया, खाना भी मुफ्त में, पानी भी मुफ्त में दिया, और वापस जाने पर उनको 300 करोड़ पर्सन डेज और मिल पाए, यानी कि 300 करोड़ दिन का कार्य और हो सके। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जी इस साल में प्रावधान किया, जो ऐतिहासिक है। हिंदुस्तान के इतिहास में 1 लाख करोड़ रुपया कभी नहीं हुआ। 50,000 करोड़ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था, 60,000 करोड़ भी मोदी सरकार ने किया, और 1 लाख करोड़ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए मनरेगा के अंतर्गत बजट किया है। तो ये आप कह रहे हैं, लेकिन जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम और पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार, अनुराग ठाकुर, ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और आप जानबूझ के मनरेगा के साथ आप ये करते हैं। तो इसका क्या काउंटर देंगे? आपने कहा कि 1 लाख करोड़ कुल किया है, और कांग्रेस की सरकारों में तो जितना बजट होता था उतना भी खर्च नहीं होता था। तो ये इस समय जब पूरे देश को एक साथ आ जाना चाहिए पार्टीजन पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, ये तब भी ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने के लिए मजदूर भाइयों के साथ जो वापस जाना चाहते हैं उनके साथ ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, अनुराग ठाकुर जी? मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को गुमराह करने की, झूठ बोलने की आदत होती है, उनका हम कोई हल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आंकड़े देश के सामने हैं। चाहे वो पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हो, ना आंकड़े आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूं जी। उनके समय क्या होता था, कितना पैसा बजट में रखते थे, कितना खर्च करते थे, आप उसको सामने रखिए। हमारी सरकार ने 182 रुपए दिहाड़ी से बढ़ाकर 202 रुपए आज के समय की, ताकि गरीब को और पैसा मिल सके। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब के लिए करके दिया है, और यही मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का बजट मनरेगा के लिए किया, जो कांग्रेस कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी जी। सोनिया गांधी जी ने कहा कि भारत सरकार, राज्य की सरकारें एडवर्टाइजमेंट ना करें जी, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में देखिए, ये बड़े बड़े इश्तिहार टीवी चैनल्स पर इन्हीं की राज्य की सरकारों के आ रहे हैं। वो गरीब को वापस लाने के लिए ट्रेन का खर्चा नहीं दे पाए, लेकिन इश्तिहार देने में पीछे नहीं रहे। ये इनकी इच्छा हो सकती है क्या करना है, लेकिन हमने एक एक पल भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, भारत के गरीबों को मदद करने के लिए किया है, और आगे भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार को जो कदम उठाने होगी वो उठाएगी। इस देश के हर व्यक्ति की मदद करने के लिए भारत सरकार आगे आएगी। भारत सरकार आगे, आपने बिल्कुल बाप बुलंद होकर कहा था कि कोल में अब प्राइवेट सेक्टर आएगा। तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि रेलवेज और एयरवेज में भी क्या अब भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर देख रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं हमारे पास, अनुराग ठाकुर जी। देखिए, बड़ा स्पष्ट तौर पर हमने कहा था कि स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि स्ट्रैटेजिक वो जहां पर हम राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा और जनहित को देखकर निर्णय लेंगे जी। उस सेक्टर में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा 4 रह सकते हैं। जो बाकी होंगे उनका निजीकरण किया जाएगा, और जो स्ट्रैटेजिक पीएससीज नहीं है, जो सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। कब होगा ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को साथ में लेकर और मार्केट की परिस्थितियों को देखकर कि कीमत क्या मिलती है उसको देखकर निर्णय लिए जाएंगे। और यही नहीं, जब कोयले का मैं कहता हूं जी, कोयला पहले स्टील और पावर को उसके ही लोगों को मिलता था कैप्टिव यूज के लिए जी। लेकिन अब क्या है, अब जो भी खनन करना चाहेगा उसको अपफ्रंट फीस देनी है। रॉयल्टी भी जो पर टन मिलती थी, अब उसको हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर लेकर जाने वाले हैं। हमारी एल्युमिनियम इंडस्ट्री को नुकसान होता था कि बॉक्साइट कोल की इकट्ठी नीलामी नहीं होती थी, अब इकट्ठी नीलामी बॉक्साइट और कोल की होगी जी। और कोयले का जो हम इंपोर्ट करते हैं 240 मिलियन टन, वो भी कम होकर अगर 100 या 120 मिलियन टन रह जाएगा तो आप कल्पना कीजिए लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारा इंपोर्ट यानी कि आयात पर भी कमी आएगी। आयात पर ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है। इसी तरह से हमने हमारी फौज को अच्छे हथियार मिल सकें और हम निर्यात भी कर सकें जी। तो लिस्ट ऑफ वेपन्स बनाने जा रहे हैं कि जो भारत में ही बनेंगी, उनका आयात नहीं होगा जी। डिफेंस सेक्टर में और निवेश हो सके तो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया एफडीआई को।
और जो ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट फैक्ट्रीज हैं उनका भी निगमीकरण किया जाएगा, कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा, ताकि उनकी काम करने की क्षमता और बढ़ सके। तो आप ये साफ इशारा दे रहे हैं। लेकिन अब मेरा एक आपसे सवाल व्यक्तिगत है। जैसा कि मैंने कहा कि आप वित्त मंत्रालय में पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि इस तरह की एक आर्थिक आपदा की सिचुएशन आई हो। आप भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली हॉटस्पॉट है, आपका भी परिवार यहां है। एक प्रोफेशनली और एक पर्सनली, कैसे ये एक बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है, बिल्कुल राइट से लेफ्ट हो गया, 360 डिग्री का अनुराग ठाकुर जी चेंज है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। आप इससे कैसे कोप अप कर रहे हैं? देखिए, पिछले 2 महीनों से जी मैं अपने ही घर में एक 10 फुट बाय 12 फुट का कमरा है, उसी में ही रहता हूं। मैं अपने घर के अंदर भी नहीं जाता और मेरा यही प्रयास रहता है कि ऑफिस से आऊं तो वापस वहीं पर रहूं जी। और शाम के समय 10 बजे के बाद जब मेरे परिवार के लोग बाहर आकर टहलते हैं जी, तब उनके साथ मुझे मिलने का अवसर मिलता है। तो ये एक अपना नया तरीका है, क्योंकि अगर अपने परिवार को बचाना है, देश को बचाना है, तो एक और तो आपको अपने और बाकी लोगों के स्वास्थ्य की ध्यान रखना है। ऑफिस में हमने अपने लोगों की बहुत कम संख्या कर दी है, जितने जी। आते थे शायद उसका 20% भी मुश्किल से आते होंगे। 20% और ये ज्यादातर जी काम वर्चुअल होता है, Virtual। ऑनलाइन होता है। जी लेकिन जो बड़ी समस्या ये है कि जब हमें वाकबीस इंडस्ट्री को शुरू करना है तो उनको काम करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। हमने अनुराग पैसा ठाकुर उपलब्ध हमारे करवाने साथ की हैं और शुरुआत इन्होंने कर दी। बताया कि किस कल तरह से हमने भारत बैंकों से सरकार मीटिंग कर ली। जी बिल्कुल। अनुराग जी, मैं आपको रोक रहा हूं, समय मेरे पास कम है, लेकिन बात ये साफ है। अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से, जी बताइए बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए 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 अनुराग जी। मैं ये कह रहा था कि भारत सरकार ने पैसा देने की शुरुआत कर दी। कल हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जी मीटिंग की और सभी को निर्देश दिए हैं कि आपको वापस रिपोर्ट करना है 1 जून को कि प्रतिदिन आप कितने लोगों को, व्यवसाय करने वालों को, व्यापार करने वालों को और मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को आप कितना पैसा दे रहे हैं। रोज की रोज आपको उसका आंकड़ा जो है वो देना है और हफ्ते का रिपोर्टिंग भी आएगी जी। कि कुल कितने लोगों को कितना पैसा आपने दिया है। मैं धन्यवादी हूं कि पिछले कुछ दिनों में जी लगभग 6.25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 67 लाख से ज्यादा लोगों या ऐसे व्यापारियों के लिए मंजूर किया है। और ये इसकी जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी एक कैप लगेगी, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। इससे हमारे व्यापार करने वालों को भी लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। चाहे वो तो छोटे 1 जून दुकानदार से हो, छोटे ये इंडस्ट्रियल है कुटीर उद्योग अनुराग हो, ठाकुर, या एमओएस मध्यम उद्योग। फाइनेंस, नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री, बता रहे हैं कि जो जो अनाउंसमेंट किया था, जो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अनाउंस किया, घोषणा की, उसके बाद दोनों वित्त मंत्रियों ने आके जो अनाउंस किया उसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर शुरू हो गया है। और 1 जून से बोला गया है बैंकिंग सेक्टर को कि वापस आके जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर साहब, रिपब्लिक मीडिया से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।